हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। आज का हमारा चैप्टर हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड इनकम के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कॉस्ट यानी कि खर्चा, इनकम यानी कि हमारी कमाई जो है वो होती है इनकम। तो इस तरीके के कई बार जो है हम ये वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते रहते हैं, मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट वगैरह। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं कॉस्ट और इनकम के या फिर प्राइस जो है टर्म्स, ये तीन अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, कॉस्ट, प्राइस और इनकम। इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत हम क्लैरिटी जो है वो पाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। कई बार जो हम इकोनॉमी में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनकम इज कैलकुलेटेड एट द फैक्टर कॉस्ट, या फिर किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्राइस वगैरह जो है हम फैक्टर कॉस्ट पर उसे डिटरमिन करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट दरअसल होता क्या है। देखिए, फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज इनपुट कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर इन प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लेबर्स देख सकते हैं कि ईंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस ईंट के प्रोड्यूसर को उस ईंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कोई भी कॉस्ट, जितना भी वो रॉ मटेरियल के लिए रखता है, वहां पर क्लिन्स वगैरह बनवाने के लिए, इन लेबर्स के लिए जो कोई भी वो एम्प्लॉय करने के लिए जो पैसे वगैरह देता है, ये सभी का जब वो कॉस्ट एग्रीगेट करता है, मिलाता है, तो उसे एक कॉस्ट आता है, फाइनल कॉस्ट, उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। यानी कि at the very time of being produced in a factory, जब फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसे उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा आता है उस इंडिविजुअल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, इसे जो है हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। मान लेते हैं कि इस स्पेसिफिक एक ब्रिक को बनाने के लिए जो है 3 रुपए जो है पर ब्रिक कॉस्ट हो रहा है एट द वेरी फैक्ट्री। यानी कि फैक्ट्री में जब वो बनकर वहां पर स्टोर हो रहा है तो वहां पर रेट जो है उस एक ब्रिक का 3 रुपए है, तो इसे हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। यानी कि 3 रुपए जो है वो प्रोड्यूसर को कॉस्ट लग रहा है, एक्सपेंडिचर लग रहा है, ताकि वो एक इंडिविजुअल ब्रिक बना सके। एग्जांपल, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। अभी जैसे मैंने कहा कि कितना कैपिटल उन्होंने लगाया हुआ है, बड़ी बड़ी जो मशीनरीज चाहिए बनवाने के लिए, क्लिन्स वगैरह जहां पर इन ब्रिक्स को बर्न किया जाता है, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, सैंड वगैरह, सीमेंट वगैरह, वो सभी, लेबर का कॉस्ट क्या होता है, इन सभी को जब हम मिलाएंगे, इनपुट कॉस्ट यानी कि जो प्रोड्यूस करने के लिए जो उसके एक्सपेंसेस हैं, उन सभी को जो है फैक्टर कॉस्ट बताया जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन और कॉस्ट प्राइस। इसे कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है। यानी कि एट द वेरी टर्म ऑफ फैक्ट्री जहां पर वो प्रोड्यूस किया गया है, कितना अमाउंट लग रहा है या फिर कितना उसका कॉस्ट है, उसे कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है। इन इंडिया इनकम इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में जब कभी भी इनकम वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट से ही कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट कॉस्ट। अभी हमने देखा कि फैक्ट्री में बनकर जब एक फाइनल प्रोडक्ट रह रहा है, उसका कॉस्ट कितना है, उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसे प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जब वो मार्केट आता है तो कोई इंपॉर्टेंट सेस, टैक्सेस वगैरह जो है उस पर लगते हैं, मिडिलमैन वगैरह भी होते हैं जो उनका कमीशन वगैरह लगवाते हैं। तो फैक्ट्री से लेकर मार्केट आने तक और मार्केट में किसी कंज्यूमर के हाथ में जाने तक उसका कॉस्ट कितना चेंज हो रहा है, इसे हम मार्केट कॉस्ट कहेंगे। यानी कि फैक्टर कॉस्ट से जो है, ऑफकोर्स नो डाउट, मार्केट कॉस्ट जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही होता है, लेकिन कभी कभार जो है प्राइसेस के गिरने की वजह से भी मार्केट कॉस्ट जो है वो फैक्टर कॉस्ट से कम भी हो सकता है। कई बार आप देख सकते हैं कि फार्मर्स वगैरह जो है अपने प्रोडक्ट्स कई बार मंडीज के बाहर, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडीज वगैरह होते हैं वहां पर बाहर डंप करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें एडिक्वेट प्राइस नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये चेंज भी होते रहते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। कॉस्ट डिराइव्ड आफ्टर एडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस टू फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट हमारे पास है, फैक्ट्री में जितना खर्चा हुआ है, और बाद में सेल्स टैक्स जैसे इंपॉर्टेंट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वहां पर लगने के बाद, मार्केट के आने के बाद उसका प्राइस क्या है, उसे मार्केट कॉस्ट कहा जाएगा। इट इज द कॉस्ट एट विच गुड्स रीच द मार्केट। फैक्ट्री में जब वो है उसका कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, और जब मार्केट आता है तो तब उसके प्राइस में किस तरीके के चेंजेस वगैरह है, उसे मार्केट कॉस्ट कहा जाएगा। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्स फैक्ट्री प्राइस। यानी कि फैक्ट्री में नहीं है, फैक्ट्री से निकल चुका है, तो इसे एक्स फैक्ट्री प्राइस भी कहा जाएगा। फाइनली स्टेट टैक्सेस आर ऑल्सो एडेड, देन इट इज कॉल्ड एज अ फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस। अभी तक हम बस कॉस्ट की बात कर रहे थे, यानी कि कॉस्ट कितना है, एक्सपेंस कितना है, लेकिन उसका प्राइस क्या है, जहां पर एक इंडिविजुअल उसे खरीद सकता है, उसे प्राइस कहते हैं। देखिए फर्क यही है, कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन प्राइस जो है वो किस रेट पर कंज्यूमर उसे खरीद सकता है, उसे तभी जो है फैक्टर प्राइस या फिर मार्केट प्राइस कहा जाएगा। अगर आप फैक्ट्री से डायरेक्टली जाकर खरीद रहे हैं तो वहां पर भी स्टेट्स वगैरह आपको टैक्सेस लगाएंगे, तो टैक्सेस के लगाने के बाद जो रेट होगा उसे फैक्टर प्राइस कहेंगे। एंड बाद में भी जो है मार्केट में जाएंगे आप, वहां पर टैक्सेस वगैरह लगाएंगे स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, तो वहां पर जब आप खरीदेंगे तो उसे मार्केट प्राइस कहा जाएगा।
कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइसेस, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। कांस्टेंट प्राइसेस क्या है? इफ इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड स्टैंड स्टिल एट द ईयर ऑफ पास्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस। देखिए इन्फ्लेशन जो है वो जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन का माना यानी कि कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस। अब रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि प्राइसेस जो है प्रोडक्ट के वो बढ़ते ही रहते हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ सच फैक्टर्स। हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन के बारे में इन डिटेल वहां पर पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए कॉन्स्टेंटली जो है हम राइज देखते ही रहते हैं, बहुत ही रेयर है जब घटाव हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके के केसेस में जो है इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो है प्राइसेस भी जो है वो चेंज होते हैं। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक ईयर को जो है गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि एक बेस ईयर होगा। फॉर एग्जांपल 2011 जो है वो रिसेंटली बेस ईयर की तरह डिसाइड किया गया था। तो 2011 में इन्फ्लेशन का रेट क्या है? फॉर एग्जांपल 4.5% है या फिर 5% है। तो इस कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट को जो है लगाकर वहां पर प्राइसेस को जो है कैलकुलेट किया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, तो उसे कांस्टेंट प्राइसेस कहा जाएगा। अगर इसी बेस ईयर को कंसीडर ना करें, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 2021 में है तो इस साल का इन्फ्लेशन क्या है? कोविड की वजह से जो है इन्फ्लेशन ज्यादा है, 6% 7% है या फिर और भी कम हो चुका है, 4 या 3% है। तो इस तरीके के करंट प्राइसेस को लेकर, करंट इन्फ्लेशन रेट्स को लेकर अगर आज के मार्केट का वैल्यू अगर हम डालेंगे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का तो उसे करंट प्राइसेस कहा जाएगा। इफ प्रेजेंट डे इन्फ्लेशन इज एडेड टू द कांस्टेंट प्राइसेस सो दैट विल बी नो डाउट कॉल्ड एज करंट प्राइसेस। जो हम एमआरपी देखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसके तहत हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसे दरअसल करंट प्राइसेस कहा जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्राइसेस पर आज के स्पेसिफिक डे में इन्फ्लेशन कितना है उसे ऐड किया जाता है। बेसिकली एमआरपी इज करंट प्राइस इन जनरल। तो हम करंट प्राइस क्या है उसे पे कर रहे हैं तो उसे करंट प्राइस कहा जाएगा, जिसे हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी भी कहते हैं। तो ये कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस है। देखिए ये सभी टर्मिनोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें क्लियरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स में हम बात करेंगे डायरेक्टली हम इन्हें कोट करते रहेंगे कि कांस्टेंट प्राइसेस क्या है, करंट प्राइसेस क्या है, किस तरीके से फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। और खासकर इन्फ्लेशन के बारे में घबराइएगा नहीं, लिटरली हमने कई इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आगे बनाए हुए हैं, आप वहां पर पढ़ सकते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। अभी हमने कॉस्ट और प्राइसेस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा और आखिर में हमें इनकम के बारे में भी देखना है। इनकम यानी कि हमारा जो कमाई है वो किस तरीके से है और इस कमाई में भी जो है क्लासिफिकेशंस किस तरीके से हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म या फिर सबसे इंपॉर्टेंट इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो है नॉमिनल इनकम। वेजेस समवन गेट्स इन हैंड पर डे और पर मंथ। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स एक लेबर हैं ब्रिक फैक्ट्री में, तो वो हर दिन जो है 100 रुपए उनकी नॉमिनल इनकम है, यानी कि उन्हें हर दिन शाम में जब वो घर जाते हैं तो उन्हें 100 रुपए दिया जाता है। ये उनकी नॉमिनल इनकम है। रियल इनकम क्या होती है? ये नॉमिनल इनकम के आगे और 2 स्टेप्स होती है, जैसे कि नॉमिनल इनकम इज प्रेजेंट डे रेट ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन परसेंटेज फॉर्म। यानी कि 100 रुपए तो उन्हें मिल गए, लेकिन इस पर इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 4% है, 5% है। इसमें से 100 रुपए में से अगर ये 5% आप घटा देंगे तो सिर्फ 95 रुपीज जो है वो बच जाएंगे। तो ये उनकी रियल इनकम है। रियल इनकम जो है इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है, जो रेट ऑफ परसेंटेज है। और बाकी का आखिरी का जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट वो है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि नेट पार्ट ऑफ अ वेज वन इज फ्री टू यूज विच इज डिराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम रियल और नॉमिनल इनकम। 95 रुपीज ऑफकोर्स इन्फ्लेशन के रेट्स एडजस्ट करने के बाद 95 रुपीज उनके हाथ में आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स वगैरह वो खरीदते हैं वहां पर टैक्सेस वगैरह जो है वो लगते हैं, इंपॉर्टेंट इस तरीके के सेस वगैरह लगते हैं और उनके हाथ में जो है टैक्सेस वगैरह सभी जाकर सिर्फ 80 रुपए जो है मिलते हैं, यानी कि ही इज फ्री टू यूज ओनली दैट 80 रुपीज। यानी कि उनकी इनकम, नॉमिनल इनकम, नाम के लिए वो 100 रुपए है। वहां पर इन्फ्लेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट, अगर आप इन्फ्लेशन वगैरह का इन्फ्लुएंस देखेंगे तो वहां पर उनके 5-10 रुपए कट जाएंगे। एंड अगेन डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि उनके हाथ में दिया गया है कि भाई लिटरली इसी अमाउंट पर जो है आपकी जो है आप फ्री हैं, किसी भी तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को जो पे करने हैं, उनके बाद जो आपके हाथ में इनकम बचती है वो डिस्पोजेबल इनकम है। अभी हमने देखा 100 रुपीज अगर नॉमिनल इनकम है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जाकर आपके हाथ में रियल इनकम 90 या फिर 95 रुपीज बच जाती है। और बाकी का टैक्सेस वगैरह देने के बाद, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस देने के बाद जो नेट पार्ट है आपका वेज का, जो आपके हाथ में बचता है 80 रुपीज, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड इनकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।